हम्म। तो चलिए आपको मैंने जैसे मैं बताया था कि लूप के कई पार्ट हैं। जैसे लूप के पार्ट एक था आपका फोर। फोर के साथ जो इंटीजर होता है, सो तो फोर के दो है, एक था फोर आई है, इंटीजर आई फोर, और दूसरा एक आता है फोर इच। ऐसे ही आपके पास डू के दो लूप है। डू, एक आपका वाइल है, एक आपका अनटिल है। ठीक है, तो हमने फोर आई सीख लिया, अब हमें फोर इच सीखना है। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं फोर इच की। जब आप लूप लगाते हो तो आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन और एक एंडिंग पोजीशन देना होता है कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। लेकिन आपको एक सिलेक्टेड एरिया चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, सभी को आपको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। बट अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कोई फंक्शंस नहीं है हमारे पास। तो ये कमांड था, जैसे एम एस वर्ड की बात करें, अगर ये चीज़ आपके एम एस वर्ड में होता, एम एस वर्ड में होता तो आप क्या करते, सेलेक्ट ऑल करते और यहीं पे आपके पास ए के नीचे यहाँ पे अपर केस कन्वर्ट हो जाता, तो जितना भी है। लेकिन एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में आपको हर किसी के सामने आपको अपर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि एक बहुत एरिया हुआ जहाँ पे बहुत सारा एरिया है, तो हर कॉलम इंसर्ट करेंगे हर किसी के सामने, अगर हम अपर का फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे चाहते ये हैं कि कोई ऐसा फंक्शन कैसे एक कमांड निकल के आए जो कि मेरा इस काम मेरा कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैक्रोन आते हैं कि सब आर आर ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे लगेगा आपका फोर का लूप। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेने पड़ेंगे, डिम आर एज ए रेंज। हमने अभी तक आपको जो वेरिएबल बताया था उसमें इंटीजर था, स्ट्रिंग वगैरह था, तो हमने यहाँ पे एक रेंज ले लिया कि मतलब आर एक रेंज, आर क्या है, एक रेंज है। फिर यहाँ पे हम करेंगे कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। क्या होगा कि मैक्रो को रन करने से पहले, हम मैक्रो जब भी रन करेंगे उससे पहले हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्टेड एरिया है उसके हर एक सेल जो है ना वो ऑटोमेटिकली आर बन जाएगा वन बाई वन। फिर बोलेंगे कि आर डॉट वैल्यू, आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू केस। अपर केस में कन्वर्ट करने का होता है यू केस, आर डॉट वैल्यू। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर। ठीक है सर। तो ये क्या होगा कि जो सिलेक्टेड एरिया है, सिलेक्टेड एरिया में से वन बाय वन इस तरह से चलेगा और सबका अपर केस में कन्वर्ट कर, जो ब्लैंक है उसको कुछ नहीं करेगा, जो नॉन ब्लैंक है उसको करते चले जाएगा। देखिए एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। फोर इच आर इन सिलेक्शन, ओ माफ़ कीजिएगा, सिलेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब से ठीक है, ये पूरा कर दिया। ऐसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो यू के जगह एल डाल दीजिए, आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर।
अब चलिए इसमें कुछ कंडीशन के साथ यूज करते हैं। नहीं, एक सिलेक्टेड एरिया, मतलब कि अभी जो है मैं बताता हूँ, अभी एक दोबारा मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या है कि जब लूप चलेगा तो एक आर तो एक रेंज है, तो इसमें लिख दिया मैंने फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। आर एक रेंज है और जो सिलेक्टेड एरिया है उसका हर एक सेल आपको आर बन जाता है 1 by 1। A1 से A3 आपने सिलेक्ट किया है ना, तो सबसे पहले लूप अगर चलेगा तो आर जो क्या हो जाएगा A1, आर इक्वल टू A1। दूसरे बार जब लूप चलेगा तो आर इक्वल टू A3, तीसरे बार चलेगा आर इक्वल टू A4। मतलब कि ये लूप कितना बार चलेगा, जितना सेल सिलेक्टेड है। पहले देखेगा ये कि कितना सेल सिलेक्टेड है, उतना लूप चलेगा, हर बार में अपने सेल का एड्रेस चेंज कर देगा। तो जरूरी नहीं, जैसे जरूरी नहीं सिलेक्शन फिक्स भी रख सकते हैं हम। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक दूसरी मैक्रो बना रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट r/1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे लिखते हैं डिम r एज ए रेंज। यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर each r in range क्या A1 से H18, A1 से H18। ठीक है सर। एक कंडीशन दिया कि इफ r डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 50 greater than 50, then r dot interior dot color equal to vv red, and if and नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए क्या हुआ। आर एक रेंज है, फॉर ईच आर इन रेंज A1 से H18 मैंने एक रेंज फिक्स कर दिया है, इसमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में हुआ कि अभी क्या हुआ कि कितना बार चलेगा, जितना इस पूरे रेंज के अंदर में सेल है। कितने सेल है, ये सेल 144 है, तो 144 टाइम ये चलेगा। ठीक है सर। और इसमें ये देखेगा कि इफ अगर r डॉट वैल्यू जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो सेल की वैल्यू, सेल का एड्रेस क्या हुआ A1, तो देखेगा A1 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 50 है तो कलर करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। देन नेक्स्ट टाइम अगेन टाइम मारेगा, अगेन 13 होगा, अगेन 43 होगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो ऐसे अपना एड्रेस चेंज करते जाएगा है। देखिए, देखा सर। इसको हम डायनेमिक रेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल। तो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा में मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा है कि डेटा आपका कितना ज़्यादा कितना कम होगा, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं कि यूजर जो है बिफोर द सिलेक्शन बिफोर द रनिंग मैटर फर्स्ट सेलेक्ट करे डेटा, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि पहले डेटा को सिलेक्ट करेगा देन वो रन करेगा मैक्रो। तो एक जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हो गई, या जो भी एक्सेल के कमांड पिवट यूज करते हो, तो पिवट के लिए क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो डेटा, सिलेक्टेड डेटा भी लगता है ना, उस केस में इसका यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पे करते हैं सब RR/2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिम R एज ए R,R1 तो दे देता हूँ R1, दो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए रेंज। तो जब भी कोई हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, रेंज या ऑब्जेक्ट में, तो जैसे लिखते हैं ना R इक्वल टू 10, तो ऐसे आपको हम R1 इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेंज है। रेंज और ऑब्जेक्ट के लिए सेट करना पड़ता है कि सेट R1 इज इक्वल टू रेंज एक्टिव सेल डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। नहीं, करेंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ करेंट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाइए कि फॉर इच R इन R1, ठीक है सर। फिर कंडीशन कि इफ R डॉट क्यों नहीं है, फॉर इच R यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। R1 आ रहा है, R नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हम एक साथ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। ये यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिली सर मुझे। इफ R डॉट आ गया ना, sorry R dot value is greater than 50, then R dot interior dot color is equal to VV green। यहाँ पे and if and then next ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ करना है। जैसे हम लोग फिल्टर या पिवट वगैरह में करते हैं कि अगर हमने सिलेक्शन बनाया हुआ है, क्या सर, अगर हमने सिलेक्शन बनाया हुआ है तो क्या करता है कि एरिया को इसे मैंने अगर सिलेक्शन बनाया तो एक सिलेक्टेड एरिया में चले, लेकिन अगर हमने सिलेक्शन ना बनाया, एक सिंगल सेल है, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल ए ले ले। जैसे फिल्टर में होता है, पिवट में होता है, सॉर्टिंग में होता है। समझे सर? नहीं समझे? नहीं, जैसे हमें किसी एक सेल पे क्लिक कर रखा हूँ तो जैसे मैंने मान लीजिए कि हम यहीं पे क्लिक करके छोड़ दिया है, रन किया, तो ऑटोमेटिकली पूरे मैक्रो अपने आप को ले ले, पूरे को ले ले। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रखा है तो इसी सिलेक्टेड एरिया में चले। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर मेरा डेटा अगर 1 लाख का डेटा है, मैं सिर्फ 20,000 पे चलाना चाहता हूँ, तो फिर ये मैक्रो तो नहीं चलेगा ना। तो पूरा मैक्रो पूरा लेगा, 1 लाख का 1 लाख लेगा। हाँ, ये तो फिक्स नहीं, ये तो फिक्स रेंज हो गया ना सर।
तो ये तो फिक्स हो गया कि A1 से A18 ही चलेगा, चाहे डेटा 500 तक हो या फिर 5 तक हो, तो फिक्स एरिया हो गया ना। ए क्या था कि ए पूरा का पूरा डेटा, जितना भी डेटा हो, चाहे 10,000 डेटा हो चाहे 10 डेटा हो, वो पूरे पे चलेगा कंट्रोल ए के माध्यम से। अब इसमें मुझे जो है ना ऊपर वाला क्या था, ये ऊपर वाला क्या था, सिलेक्टेड एरिया, जितना यूजर सिलेक्ट करेगा उतना चलेगा। अब मुझे ये दोनों फीचर को मर्ज करना है, ठीक है, कि यूजर अगर सिलेक्ट करे तो सिलेक्टेड एरिया पे चले, अगर यूजर सिलेक्ट ना कर रखे हो तो पूरे के पूरे एरिया पर चले, ठीक है ना। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। जैसे कि अगर मैंने कर्सर किसी एक सेल पे रखा हुआ है तो ये मैक्रो ऑटोमेटिकली चल जाए और पूरे के पूरे एरिया को ले ले, ठीक है। दूसरी, हाँ मतलब कि हाँ उसमें करेंट रीजन चले, कब करेंट रीजन का फंक्शन कब चले, जब मैं कर्सर किसी एक सेल पर रखा हूं। हाँ, अगर मान लीजिए कि कर्सर आपका, अगर आपने एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है तो क्या हो कि पूरे जितना सिलेक्टेड एरिया है उतने एरिया पे चले। अब ये बात पता कैसे लगेगी कि इसकी सिलेक्शन कितना है, क्या है, किस तरह से पता लगाओगे कि कितना एरिया सिलेक्ट है। हाँ सर, नहीं फिक्स रेंज सर, फिक्स रेंज तो नहीं दे सकते हम यहाँ पे, बात नहीं, यहाँ पे क्या करना है बात अलग है। हमें पहले एक कंसेप्ट ढूंढना है कि देखिए इसमें तो पूरा मैक्रो, इसमें दोनों मैक्रो हमारा जो है पूरा कोडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मैं कब करेंट रीजन चलाऊँ और कब सिलेक्शन चलाऊँ। दोनों कोड मिला हुआ है कि हम एक में सिलेक्शन चलाएंगे और एक में करेंट रीजन चलाएंगे, तो दोनों कब चलाए तो आपको सिलेक्शन कब चलेगा, जब एरिया सिलेक्ट होगा, करेंट रीजन चलेगा जब एरिया सिलेक्ट ना होगा। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा वीवीएम मैक्रो चाहे नॉर्मल एक्सेल में कि आपने सिलेक्शन कर रखा है या फिर एरिया सिलेक्ट है। सिलेक्शन कर रखा है या नहीं ये पता कैसे चलेगा। सिंपल सी बात यह है कि आपने मैक्रो रन करने से पहले सिलेक्शन बनाया है या नहीं बनाया है। क्या सर, क्योंकि अगर एक कर्सर पे क्लिक कर रखे हो तो ये भी एक सिलेक्शन ही है, एक्सेल के लिए एक ही सिलेक्शन, यही सिलेक्शन है। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं वर्कशीट के, जैसे कि एक फॉर्मूला है कॉलम्स का, कॉलम्स क्या करता है कि आपने कितना कॉलम सिलेक्ट कर रखा है वो काउंट दिखाता है, ठीक है, 4। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने रो बाय सिलेक्शन कर रखा हो यहाँ पे तो कॉलम एक ही आएगा ना फिर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है रोज का, कि रोज कि हमने कितना रोज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर किसी एक आपने एक सेल किसी ने सिलेक्ट कर रखा होगा तो रिजल्ट 2 आएगा हमेशा। कॉलम्स इसको सिलेक्ट किया हमने तो यहाँ पे 1 आएगा, रिजल्ट 1 आया, क्योंकि एक कॉलम सिलेक्ट है। अगर हम रोज की बात करें तो रोज में अगर हमने एक रोज सिलेक्ट किया तो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा। तो मतलब कि अगर 2 रिजल्ट आ रहा है, अगर रो एंड कॉलम 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें करेंट रीजन चलाना है और नहीं तो ये चलाना है। तो चलिए इसके लिए हम एक नया मैक्रो लिखते हैं, सब्जेक्ट RR/3
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं डिम आर एज ए रेंज, डिम सी सॉरी मैं R1 एज ए रेंज, 2 रेंज दे दिया हमने, 2 रेंज डिफाइन हो गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं डिम रो RW एज ए इंटीजर या लॉन्ग दे देते, लॉन्ग से रहेगा लॉन्ग। और फिर यहाँ पे देते हैं डिम सी एज ए लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं RW इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना, रोज का फॉर्मूला लगाना, ROW रोज। तो रोज ब्रैकेट ओपन करते, नीचे ब्रैकेट जैसे ओपन किया, नीचे आ गया ना हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब है कि ये सपोर्ट करता है VBA का। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ देना है रेंज, रेंज के अंदर में मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्शन डॉट एड्रेस। ठीक है सर। और फिर C इक्वल टू COLUMNS कॉलन्स सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भी आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा आ जाएगा। तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो कितने रो एंड कितने कॉलम सिलेक्ट है, वो आपका रो RW पे एंड C पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे करना है कि 4 ने यहाँ पे एक कंडीशन देना है कि इफ अगर RW इज इक्वल टू 1 और फिर कंडीशन में एंड C इक्वल टू 1, ठीक है, देन हमारा जो R1 है सेट R1 इक्वल टू रेंज सॉरी एक्टिव सेल डॉट करेंट रीजन एल्स सेट R1 इक्वल टू रेंज सॉरी और यहाँ पे, ठीक है सर, समझ में आया। फॉर ईच, बाकी तो जो आपने ऊपर चलाया है ना वही हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा। आया समझ में सर? संजीव जी हम समझ गए ना कि अगर रो भी एक है, रो की काउंट भी एक है और कॉलम की काउंट भी एक है, मतलब किसी एक सेल सिलेक्टेड है, हमने यहाँ पे एंड का मेथड लगाया था कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो इसी में इसका यूज हुआ ऐसे। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा डायनेमिक बन गया। फिर मैं किसी एक सिंगल सेल सिलेक्ट कर रखा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ मैक्रो में।
R3 है ना हमारा। टाइप मिसमैच, ये रोज क्या लिखते हैं? एक मिनट, रोज ऐसे लॉन्ग लिया ना हमने, तो ये रोज का फॉर्मूला क्या रिजल्ट निकल के देगा? एक में रुकिएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे अकाउंट। RW को मैं यहाँ पे वेरिएंट टाइप मिसमैच का एरर आया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने वेरिएबल पे गलत ये कर रखा है, असाइन कर रखा है। देखिए तो रोज तो एज देता है, टाइप मिसमैच। तो कुछ नहीं दे रहा है, लग रहा है ये रोज अलग है, ये रोज अलग है, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा, ये रोज अलग है। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ये रो काम क्यों नहीं कर रहा है, रोज एंड कॉलम। क्या दिखा रहा है कि एप्लीकेशन आइडेंटिफायर द ऑब्जेक्ट एरर। अच्छा ये रोज अलग है, ये लग रहा है कि एक एड्रेस बनाता है, रो नंबर बनाता है कॉलम में। रो एंड कॉलम जो हम एक्सेल में यूज किए हैं ये नहीं है, कोई और है फिर ये। नहीं वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, VBA को रो सपोर्ट नहीं कर रहा है। रो एंड कॉलम्स फॉर्मूला जो है, कॉलम एक कॉलम सपोर्ट कर रहा है, नहीं कॉलम्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। रो एंड कॉलम्स दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या निकलेगा?
ओके, एक और तरीका है सर, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में यहाँ पे करते हैं RW इक्वल टू सिलेक्शन डॉट एड्रेस। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे होता है INSTR, एक फॉर्मूला होता है जो सर्च करता है इसके अंदर। सर्च में क्या होगा, स्टार्ट 1 से किसमें स्टार्ट करना है, RW में क्या स्टार्ट करना है, क्या सर्च करना है, मैंने बोला A। ठीक है सर, तो किसके अंदर RW को ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे कि RW इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। नहीं, यहाँ पे मुझे कोई और वेरिएबल देना पड़ेगा। यहाँ पे देते हैं RC, यहाँ पे RC, यहाँ पे RC। हाँ, अब चल गया सर, कर्सर रखा मैंने यहाँ पे R3, एक ही को कवर क्यों किया, फिर बाकी को कवर क्यों नहीं किया, एक बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल पे चला गया। RC इज ग्रेटर देन 0। एंड और यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में RC को लेता हूँ। जीरो, और जो ग्रेटर देन 0 है, अच्छा हाँ सॉरी, अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ देना है। अब आ गया सर सही। अगर हमने नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो पूरा का पूरा एरिया को कवर करेगा, पूरा का पूरा एरिया को कवर करेगा। अगर हमने सिलेक्शन कर रखा है, पूरा एरिया कवर कर लिया। अगर हमने कोई यहाँ पे सिलेक्शन सिलेक्टेड एरिया है तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को करेगा। सिलेक्टेड एरिया है ना सर, तो सिलेक्टेड एरिया को करेगा। सिलेक्टेड किया सर, एक हुआ कैसे देखिए। हमने क्या किया कि एक यहाँ पे RW पे मैंने जो जितना एरिया सिलेक्टेड है उस सिलेक्टेड एरिया के को हमने इसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। हम जानते हैं कि अगर सिंगल सेलेक्ट होगा तो सिंगल इस तरीके से एड्रेस आएगा। अगर डबल सेलेक्ट होगा, जिसमें अब एक से ज़्यादा सिलेक्शन होगा, एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट होगा, तो वहाँ पे बीच में एक कॉलन आएंगे। तो यही किया, इसकी एड्रेस मैंने, जैसे कि इसने एड्रेस A1 से C1 डाल दिया, तो मैंने बोला कि बताओ जो एड्रेस जो है उसमें ये सर्च करता है, फाइंड करता है कि पर्टिकुलर एक टेक्स्ट के अंदर में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है कि नहीं। तो हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करवाया कि इसमें कॉलन है कि नहीं है। अगर कॉलन है तो उसका पोजीशन जितने नंबर पे होगा, 2 नंबर 4 नंबर, पोजीशन RC पे स्टोर कर देगा। देन चेक किया कि RC 0 है, मतलब कि सेमीकोलन नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर करेंट रीजन ले ले, अगर है तो सिलेक्टेड रेंज ले ले। आया समझ में सर, सिंपल है। तो हर तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। सर इसका यूज देखिए,
बेसिकली क्या है ना कि आपके पास जब डेटाबेस होता है तो डेटाबेस को जब हम लोग जब भी कोई मैक्रो रन करते हैं, तो अगर आप लूप लगाना है आपको कहीं पे तो लूप के लिए आपको, अगर आप फोर आई लूप लगाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन ना पता हो, डेटा फ्लेक्सिबल हो, कम और ज़्यादा होते रहता है, एरिया फिक्स ना हो, तो उस केस में आप फॉर ईच लगाओगे। ठीक है ना, कि एक एक सेल पे जाए करे, जैसे कि अभी आपको मैंने केस चेंज करने का दिखाया था। उसके बाद अगर मतलब कि अगर जहाँ पे आप फॉर ईच लगा रहे हो, सिलेक्शन बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको जैसे मान लो कि आपको फिल्टर की प्रोसीजर लगाना है, तो फिल्टर का प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर आपने सिलेक्शन बना रखा है तो सिलेक्टेड एरिया में फिल्टर लगेगा, अगर नहीं बना रखा है तो ओवरऑल जितना डेटा है सब पे लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करता है सिलेक्टेड है या नहीं है, तो यही मेथड जो मैं बताया उसी मेथड से आइडेंटिफाई करता है। और इसका यूज हम करेंगे आगे आगे चल के, आपको हम इसका यूज बताएंगे। जैसे एक सिंपल सा है, हमारे पास एक रिपोर्ट है रिकंसिलेशन का। रिकंसिलेशन में क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि आपने किसी अपने स्टाफ की सैलरी दी है, ठीक है। अब सैलरी का डेटा आपके पास है, जिसमें आपके पास अकाउंट नंबर है इस तरह से कि HDFC, और यहाँ पे आपके पास अकाउंट नंबर, और यहाँ पे सैलरी है। ठीक है सर, ये आपका डेटा है जो आपने बैंक को भेजा था, जो आपने भेजा है। अब बैंक वालों ने आपको जो डेटा रिफंड किया है वो इस तरह से किया है, ये उसमें HDFC ने लगाया हुआ है 1501 लगाया हुआ है। इस तरह से नंबर में। अब आपको कुछ ऐसा प्रोसीजर निकालना है कि दो ये डेटा यहाँ से मैच करके दिखाए कि जो C1 में है, जो C2 में है, वो डेटा C1 में सेम सैलरी है कि इसमें लुकअप बगैर नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे जरूरी कि HDFC हो, वो सिटी भी है, PNB भी है। और जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हमारे अकाउंट नंबर होगा, और अकाउंट नंबर का डिजिट भी फिक्स नहीं है कि हर बैंक का अलग अलग डिजिट होता है ना। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना, मतलब कि लुकअप जैसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, खले मतलब ये। तो आप रिसर्च करो इसके ऊपर कि किस तरीके से करके दिखाए। अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है सर, ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।